नमस्कार और आपका एक बार फिर स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत। आज हम हैं लेक्चर 24 पर और ये लेक्चर संसाधन आवंटन एवं स्तरीकरण का दूसरा भाग है। पाठ्यक्रम के मॉड्यूल इस प्रकार हैं और हम प्लानिंग और शेड्यूलिंग पर चर्चा कर रहे हैं। जब संसाधन आवंटन की बात आती है तो महत्वपूर्ण तब हो जाता है जबकि संसाधनों की उपलब्धता में या तो कमी हो या संसाधन बाधित हों। संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण कुछ गतिविधियों में ऑब्वियस है देरी हो सकती है। हो सकता है जो हमने 5 दिन के लिए सोचा था वो 7 दिन लगे, या हमने जब एक्टिविटी सोची थी कि वहाँ पे हम करना चाहते हैं उसको बाद में रीशेड्यूल करना पड़े, पुनर्निर्धारित करना पड़े। तो संसाधन आवंटन का मूल उद्देश्य होता है संसाधनों की कमी या उनकी सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाना कि किन गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और किन में कुछ विलंब स्वीकार करना होगा। क्योंकि अगर संसाधन सीमित हैं तो ये तो तय बात है कि सभी गतिविधियां एक प्लान के अनुसार शायद न हो सके। तो किन गतिविधियों में सीमित साधन पहले प्रयोग होंगे उनको चिन्हित करना हमारा एक मूल उद्देश्य होता है। और इस स्थिति में परियोजना कम से कम कितने समय में पूरी की जा सकती है। हम क्रिटिकल पाथ तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें एक संसाधनों का आवंटन मान कर चलते हैं। यदि संसाधन उससे कम हुए या प्रोजेक्ट के दौरान उसमें कुछ बाधा पड़ गई तो हमको एक बार फिर से आवंटन करना होगा और एक रिव्यू करना होगा हर एक्टिविटी का कि क्या हमारे शेड्यूल पर चल रही है या नहीं चल रही है और किन गतिविधियों को अब हमें संसाधन देने हैं। तो संसाधन आवंटन करने के लिए जो आवश्यक स्टेप्स हैं वो हैं नेटवर्क में क्रिटिकल गतिविधियों की पहचान करना। बिना इसके तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। संसाधनों को प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार आवंटित करना, तो ये एक शुरुआत होती है कि हम एक सामान्य रूप से जो आवंटन करना चाहें उसके आधार पर प्रतिदिन कितने संसाधन हमको चाहिए। और उसके बाद बात आती है कि संसाधनों की आवश्यकता जो डिमांड है वो उपलब्धता से अधिक हो जाए, अर्थात जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं वो डिमांड से, आवश्यकता से कम हो। तब गतिविधियों के लिए संसाधनों का आवंटन नीचे दिए गए नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। ये नियम क्या हैं? पहला नियम है क्रिटिकल गतिविधियों को प्राथमिकता मिलती है। दूसरा नियम, चल रही गतिविधियों को बीच में नहीं रोका जाना चाहिए। तीसरा नियम, उस गतिविधि के लिए संसाधन आवंटित करें जिसका कि EST सबसे कम हो, अर्थात अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम सबसे कम हो। और फिर अगर 2 गतिविधियों का EST एक है, समान है, तो कम फ्लोट वाली गतिविधि को प्राथमिकता मिलती है। यह भी स्पष्ट है कि अगर EST एक ही है तो वो गतिविधि जिसका कि फ्लोट कम है, चांसेस उसके ज़्यादा हैं कि वो क्रिटिकल हो जाएगी। जिस गतिविधि में फ्लोट अधिक है वहाँ पर हमारे पास अधिक गुंजाइश है अगर थोड़ा बहुत डिले होता है उसको एकोमोडेट करने की। इसलिए हमें संसाधनों का आवंटन उस गतिविधि के लिए करना चाहिए जिसका कि फ्लोट कम हो। तो इस प्रकार किए गए संसाधन आवंटन से गतिविधियों को पुनर्निर्धारित, रीशेड्यूलिंग की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिटिकल गतिविधियां बदल भी सकती हैं। जो गतिविधि पहले क्रिटिकल नहीं थी वो हो सकता है क्रिटिकल हो जाए। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। ये वही उदाहरण है जो कि हमने पिछले क्लास में किया था और उसमें हमने देखा था कि इस परियोजना को पूरा करने में 35 दिन लगेंगे। अन्य सभी बातों को पूर्ववत रखते हुए यह मान लें कि किसी भी दिन संसाधनों की अधिकतम उपलब्धता 8 है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों को प्लान करें और निर्धारित करें कि क्या परियोजना के पूरा होने में कोई विलंब होगा। तो आइए पहले की तरह ही गतिविधियों का अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम तय करें और उनको नोड पर चिन्हित करें और हमको ये पता लगेगा कि गतिविधियां A, D और G क्रिटिकल हैं। ये हम
एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं कि ए, डी और जी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और परियोजना को पूरा करने के लिए 35 दिन का समय चाहिए। बी, ई, सी, एफ ये हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। ये वो गतिविधियां हैं जो कि क्रिटिकल नहीं हैं। अब इस चित्र में दिखाया गया है कि अगर हम गतिविधियों को EST पर शुरू करते हैं तो उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन उनके फ्लोट के साथ क्या होगा। यहाँ पर आवश्यक संसाधनों की संख्या भी दी गई है। ये जो 9 है इसको हमें विशेष रूप से देखना है क्योंकि हमारे पास उपलब्ध साधन केवल 8 हैं। अब हमको इस प्रोजेक्ट के लिए फिर से विचार करना होगा कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी गतिविधि हम कब करें। तो आइए शुरू करते हैं। और 13 दिनों तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मात्र गतिविधि ए चलती रहेगी। उसको 2 संसाधनों की आवश्यकता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन 14 पर अगर हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम पर गतिविधियाँ शुरू करते हैं तो 14वें दिन में गतिविधि डी, बी और सी ये तीनों हम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें 2, 3 और 4 अर्थात 9 संसाधनों की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास उपलब्ध संसाधन मात्र 8 हैं। अब देखना है कि हमारे पास क्या विकल्प हैं और जिन नियमों की हमने चर्चा की थी उनके आधार पर संसाधनों को आवंटित करना है। तो अगर हम दिन 14 का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो हमारे नियम हैं और गतिविधियां जो हैं वो डी, बी और सी हैं। इनके लिए आवश्यक संसाधन 2, 3, 4 हैं। इनमें से कोई भी एक्टिविटी उस समय चल नहीं रही है, ऑनगोइंग नहीं है। लेकिन जहाँ तक क्रिटिकल होने का सवाल है उसमें डी क्रिटिकल है, बी और सी दोनों ही क्रिटिकल नहीं है। तीनों का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम 13 है। फ्लोट यहाँ दिया गया है। तो अगर अब हम इन नियमों को ऑपरेट करते हैं तो क्रिटिकल गतिविधियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो हमें 2 संसाधन तो डी पर लगाने ही होंगे। तो यह प्राथमिकता हो गई हमारी पहली। उसके बाद चल रही गतिविधियों को बीच में रोका नहीं जाना चाहिए। तो हमारी कोई भी गतिविधि चल नहीं रही है तो ये नियम हमारे लिए अभी लागू नहीं है। उस गतिविधि के लिए संसाधन आवंटित करें जिसका EST सबसे कम हो। तो यहाँ पर EST सब समान है, इसलिए यह नियम भी हमारे लिए लागू नहीं होता। यदि 2 गतिविधियों का समान EST है तो कम फ्लोट वाली गतिविधि को प्राथमिकता दें। इस नियम के अंतर्गत एक्टिविटी C जिसका कि फ्लोट कम है एक्टिविटी B से, हम उसको प्राथमिकता देते हैं और ये 4 संसाधन C को आवंटित करेंगे। तो अब हमने क्या किया, एक्टिविटीज D और C को 6 संसाधन आवंटित कर दिए। अब जहाँ तक B का सवाल है, हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक तो ये कि हम B को 2 संसाधन आवंटित कर दें। जो 3 यहाँ पर आवश्यकता थी उसकी जगह हम 2 आवंटित करें। उससे क्या होगा कि जो समय हमने B के लिए सोचा था वो हो सकता है बढ़ जाए। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी कुछ गतिविधियों में एक न्यूनतम रिक्वायरमेंट होती है कि हम उस गतिविधि को तभी शुरू कर सकते हैं जबकि कम से कम कुछ संसाधन हों। अगर एक बहुत भारी चीज़ है तो उसको उठाने के लिए अगर हमें 4 लोगों की आवश्यकता है तो 3 लोगों को आवंटित करने से कोई फायदा नहीं है। तो न्यूनतम आवश्यक संसाधन भी ध्यान में रखने होते हैं। तो खैर, तो एक विकल्प था कि B को 2 संसाधन आवंटित करें या गतिविधि B को पूरी तरह पुनर्निर्धारित कर दें, अर्थात रीशेड्यूल कर दें। तो अगर हम इसको रीशेड्यूल कर देते हैं तब क्या होगा, हमारी जो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार होगी कि B को हमने रीशेड्यूल कर दिया, यहाँ से न शुरू करके हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब क्योंकि C के समाप्त होने तक B को संसाधन आवंटित नहीं किए जा सकते हैं तो 18 दिन तक 6 संसाधनों से D और C ये हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कुल संसाधन रहेंगे 6। जब ये स्थिति आ जाएगी तो 19th डे 19वें दिन पर हमें D, B
F और E ये सभी एक्टिविटीज़ शुरू कर देनी चाहिए, या हमारा प्लान ये है कि हमको सभी एक्टिविटीज़ शुरू करनी होंगी। उसके लिए हमें 2, 3, 3 और 3 अर्थात 11 संसाधनों की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास मात्र 8 संसाधन ही उपलब्ध हैं। तो हमको फिर से उन्हीं नियमों का सहारा लेना होगा। तो आइए उन नियमों के अंतर्गत हम दिन 19 का विश्लेषण करते हैं। D, B, E और F ये हमारी गतिविधियां हैं। इनके लिए हमें आवश्यक संसाधन है 2, 3, 3 और 3 अर्थात टोटल है 11। इसमें से D क्रिटिकल है, बाकी सभी गतिविधियां क्रिटिकल नहीं हैं। D ऑनगोइंग है, बाकी अभी शुरू नहीं हुई हैं। EST इन दोनों का 13 है और इनका 18। फ्लोट यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। अगर अब हम इन नियमों को लागू करते हैं तो हम पाएंगे कि गतिविधि D जो कि क्रिटिकल है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। पहली प्राथमिकता में 2 संसाधन तो D को मिलेंगे ही। उसके बाद बात आती है चल रही गतिविधियों की। तो D तो पहले ही कवर हो गया जो कि ऑनगोइंग थी, बाकी ऑनगोइंग नहीं है, इसलिए यह नियम हमारे लिए एक तरीके से लागू नहीं हो रहा है। उस गतिविधि के लिए संसाधन आवंटित करें जिसका EST कम हो। तो उस नियम के अंतर्गत B आगे आ जाता है बजाय E और F के। तो ये हमारी हुई सेकेंड प्रायोरिटी, दूसरी प्राथमिकता हमारी हुई एक्टिविटी B, जहां पर कि हमें 3 संसाधन आवंटित करने होंगे। फिर बात आती है समान EST वाली गतिविधियों में से उस गतिविधि को चुनना जिसका कि फ्लोट कम हो। उसके अंतर्गत हमारी एक्टिविटी F आगे आ जाती है बनिस्पत E के। तो E हमारी लास्ट प्रायोरिटी है, उसकी प्राथमिकता सबसे कम है। तो हम अगर ये 3 आवंटित यहाँ कर भी देते हैं तो 2 और 3 5 और 3 8, तो हमारे जो उपलब्ध संसाधन हैं उससे हमारा काम चल जाएगा। तो हम एक्टिविटी D, B और F प्राथमिकता पर लेंगे दिन 19 पर। यही बात यहाँ कही गई है कि गतिविधियाँ D, B और F शुरू की जाएंगी और उसमें कुल 8 संसाधनों की आवश्यकता है। गतिविधि E में देरी स्वीकार करते हुए उसको स्थगित कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो पिछली बार B की स्थिति थी वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास साधन है ही नहीं। पिछली बार 8 की जगह 6 संसाधन लेकर हमने 2 संसाधनों को यूज़ नहीं किया, यद्यपि हम शायद B को शुरू कर सकते थे। यहाँ पर हम E को शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि D, B और F में हमारे सभी संसाधन यूज़ हो गए हैं। ध्यान दें कि गतिविधि B अपने EST से 5 दिन की देरी से शुरू हो रही है। तो इस प्रकार हम फिर से इस बार चार्ट को देखते हैं। यह स्थिति इस बार चार्ट में दिखाई गई है। दिन 23 तक गतिविधि B और F के पूरा होने तक संसाधनों का यही आवंटन रखा जाएगा, अर्थात 8 लोगों की आवश्यकता है। ये यहाँ पर तैनात रहेंगे। और इसके बाद 24वें दिन क्या होगा? 24वें दिन D और E के लिए कुल 5 संसाधनों की आवश्यकता है, जो कि उपलब्ध संसाधनों से कम है। दिन 24 पर F और B समाप्त हो जाएंगे और एक्टिविटी D और E यही चल रही होंगी। इसके लिए हमें संसाधन चाहिए 2 और ये 3 5, क्योंकि E को हमने रीशेड्यूल कर दिया था। D हमारी ऑनगोइंग एक्टिविटी है। गतिविधि E जिसमें कि देरी हो रही है उसे अपने फ्लोट के भीतर ही पूरा किया जा सकेगा। यह जो हमें डेटा दिया गया है उससे ज्ञात होता है कि जब तक E यहाँ तक समाप्त हो जाती है तो आगे की एक्टिविटीज़ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गतिविधि G के लिए सभी आवश्यक गतिविधियाँ A, B, C, D, E और F 25वें दिन तक पूरी हो जाएंगी और उसके बाद मात्र एक्टिविटी G ही चलेगी और उसके लिए 4 संसाधनों की आवश्यकता है, जो कि 8 से कम है। तो 25वें दिन के बाद हम 4 संसाधनों के साथ ही अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। एक संशोधित बार चार्ट इस प्रकार बनेगा कि
26 से लेकर आगे जब हमारी एक्टिविटी जी चल रही होगी तो इसकी आवश्यकता के अनुसार ये 4 संसाधन यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर ई और डी को लेकर 5 संसाधन लिए गए हैं और यहाँ पर 8, ये 6 और ये 2 संसाधनों से हम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। गतिविधि जी के लिए आवश्यक 4 संसाधनों को आवंटित किया जाएगा और यह परियोजना 35 दिन के निर्धारित समय में पूरी कर ली जाएगी। संक्षेप में 8 सीमित संसाधनों के कारण गतिविधियां बी और ईएसटी की तुलना में देरी से शुरू की गईं, लेकिन ये गतिविधियां भी फ्लोट टाइम के भीतर ही पूरी हो जाएंगी और इसलिए परियोजना के अंत में देरी नहीं होगी। तो आज के उदाहरण से हमने देखा कि अगर हमारे पास सीमित संसाधन है तो एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन उनकी निर्भरता पर निर्भर करेगा, लेकिन हो सकता है कि उन सीमित साधनों से भी हम एक्टिविटीज़ को रीशेड्यूल कर सकें और प्रोजेक्ट को समय से पूरा कर सकें। इसके बाद बात आती है, हमने पहले चर्चा की थी क्रैशिंग की, अर्थात जो शुरू में 2 संसाधनों को लेकर बहुत दिनों तक काम हुआ, अंत में 4 संसाधनों को लेकर बहुत दिन काम हुआ, तो ये 35 दिन का प्रोजेक्ट क्या इससे पहले पूरा किया जा सकता है? इसके लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि यह वाली गतिविधि और ये वाली गतिविधि अगर यहाँ पर हम कुछ अधिक संसाधन जोड़ सकें, अगर हम ये माने कि हमारे पास शुरू से लेकर आखिर तक 8 संसाधन उपलब्ध थे, तो यहाँ पर संसाधन तो और लगाए जा सकते हैं, यहाँ भी और संसाधन लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनको लगाने का क्या वाकई में वास्तव में फ़ायदा होगा या नहीं, यह बात हम लोग क्रैशिंग में चर्चा कर चुके हैं। इस पूरे प्रकरण से आप यह समझ सकते हैं कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं, ये नेटवर्क हमने बनाया और ये एक्टिविटी क्रिटिकल है या नहीं है, जो भी हुआ, इसमें जब हम संसाधनों की उपलब्धता, क्रैशिंग आदि अन्य ऑपरेशंस करते हैं तो एक शेड्यूल जो है वो बदल जाता है। तो हम एक शेड्यूल से आरंभ करते हैं और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस शेड्यूल को संशोधित करते हैं। आज की बात को विराम देने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ कि हमने देखा था सीमित संसाधन 8 हैं। अगर यही संख्या 7 की होती तब संसाधन आवंटन कैसे किया जाएगा? हमने 4 नियम आपको बताए हैं, उनके आधार पर आप यही एक्सरसाइज फिर से कर सकते हैं। क्या 7 संसाधनों की सीमा में परियोजना में देरी होगी? यह आपको निकालना होगा। क्या सीमित संसाधन उपलब्धता के कारण क्रिटिकल गतिविधियों में कोई बदलाव आएगा? यह भी आपको समझना होगा। आपने क्रैशिंग में भी देखा था, जब हम कोई एक्टिविटी क्रैश करते हैं किसी नेटवर्क में, तो हो सकता है कि कुछ जो एक्टिविटीज़ पहले क्रिटिकल नहीं थी वो क्रिटिकल हो जाएं। तो एक्टिविटी का क्रिटिकल होना, कि कोई एक्टिविटी क्रिटिकल है या नहीं है, तमाम बातों पर निर्भर करता है। तो इसी के साथ हम लोग आज की चर्चा समाप्त करते हैं और हमेशा की तरह कुछ उपलब्ध प्रकाशित पुस्तकें यहाँ पे दी गई हैं, जिनसे कि आप हमारे पाठ्यक्रम की सामग्री आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।